गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आप क्लास 9 ज्योग्राफी लेसन नंबर 4 क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में आपको इस अध्याय का 5वां भाग बताया जाएगा। कल की क्लास में आपने 2 ऋतुओं की विशेषताओं, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु की विशेषताओं के बारे में जाना था। आज तीसरी ऋतु, जिसको वर्षा ऋतु आप कहते हैं, जिसको कि भूगोल की भाषा में एडवांसिंग मानसून सीजन कहते हैं, उसके बारे में यानी उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर यह मानचित्र दिया गया है। आप देख सकते हैं कि भारत में मानसून का आगमन यानी भारत के मुख्य भूभाग में लगभग 1 जून को होता है। फिर ये 5 जून, 10 जून करते हुए 15 जुलाई के आसपास तक आते आते पूरे देश में फैल जाता है। तो चलिए, आप इस ऋतु की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको समझने का प्रयास करिए। तो आप देखेंगे कि यह ऋतु, जैसा कि आपको कल बताया भी गया था, यह ऋतु जून महीने से प्रारंभ होती है और सितंबर महीने तक रहती है। यानी कि जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध की जो व्यापारिक पौने हैं, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने हैं, वे उत्तरी मैदानों की ओर निम्न दाब होने के कारण आकर्षित होती हैं। तो इस ऋतु की विशेषताओं को आप इस प्रकार से समझेंगे। तो यह जो है कि ये पहली विशेषता आपको बताई गई। इसके बाद चूँकि ये पौने दक्षिणी समुद्रों के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं और गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं और इन्हीं से वर्षा भी होती है। तो सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसून पौने देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पूरे समूचे जो है कि उत्तर भारत में, यानी कि उत्तर भारत न कहकर संपूर्ण भारत में फैल जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी मानचित्र में बताया कि यह 1 जून से शुरू होती है और 15 जुलाई तक पूरे देश में फैल जाती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसका नाम आपके देश में है, जिससे कि आपके देश में वर्षा होती है, यह दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पौने ही हैं जो कि विषुवत को पार करने के बाद अपनी दिशा, चूँकि आपने कोरियालिस बल के बारे में भी पढ़ा है, तो कोरियालिस बल के कारण इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम में हो जाती है, जिसको दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं या कहा जाता है। तो मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवन मुखी भागों में भारी वर्षा होती है। लगभग 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। पवन मुखी भाग क्या होता है? विंडवार्ड साइड क्या होता है? यानी स्थल का वह भूभाग जो कि वर्षा वाहिनी पवनों के सम्मुख पड़ता है, उसे पवन मुखी भाग कहते हैं। तो दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं, यानी पवन विमुख भाग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा होती है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखला में स्थित मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। यानी आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है,
तो आप बताएंगे मासिनराम। तो मासिनराम में ही विश्व में सबसे अधिक वर्षा क्यों होती है? क्योंकि मासिनराम 3 तरफ से, यह जो जगह है यह 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो मानसूनी पवनें इस स्थान में प्रवेश तो करती हैं, लेकिन 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण जो वर्षावाहिनी पवनें हैं उनको निकलने के लिए मार्ग नहीं मिलता है। इसलिए वो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर भारी वर्षा करती हैं। और फिर इसके बाद जो है गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर इन पवनों की दिशा हो जाती है। और आप देखेंगे कि पूर्व में ये पवनें अधिक वर्षा करती हैं, लेकिन जैसे जैसे जो है पश्चिम की ओर आती हैं हिमालय पर्वत के समानांतर, वैसे वैसे जो है वर्षा घटती जाती है। तो राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में इसी के कारण से बहुत कम वर्षा होती है। अब मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना भी है जिसको आपको इसमें जानना है, और वह है वर्षा में विराम, यानी कि ब्रेक ऑफ रेनफॉल, वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी वर्षा शुरू होती है तो यह वर्षा जो है कि कई दिनों तक चलती रहती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वर्षा अचानक से बंद हो जाती है, फिर 10 दिन 15 दिन या हो सकता है महीनों तक वर्षा न हो। तो इसको जो है वर्षा में विराम कहा जाता है। और यह स्थिति क्यों होती है कि जो निम्न वायुदाब का गर्त है जो कि उत्तर के मैदानी हिस्सों में होता है, उसी के कारण से मानसून प्रभावित होता है। यानी कि निम्न वायुदाब का गर्त जब उत्तर की ओर खिसक जाएगा तो हिमालयी क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी और मैदानी क्षेत्र सूखे हो जाएंगे। लेकिन यह जो है कि यदि उत्तर भारत में है, मैदानी क्षेत्रों में है, तो यहाँ ज़्यादा वर्षा होगी। अन्यथा जो है यह पहाड़ी क्षेत्रों की ओर खिसकने पर वहाँ अधिक वर्षा होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि कभी कभी कि आपके यहाँ तो वर्षा नहीं हो रही है, उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र सूखे हैं लेकिन नदियों में बाढ़ आई हुई है। तो ऐसा इसी कारण से होता है कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है हिमालय की ओर खिसक जाता है, जिससे कि पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है और उसी के कारण नदियों में बाढ़ आती है, जबकि आपके यहाँ वर्षा हो ही नहीं रही है। तो निम्न वायुदाब के गर्त पर ही ये सारी परिस्थितियाँ निर्भर करती हैं। अब इसके बाद आपको कुछ बातें इसमें और जान लेना है कि जो मानसून होता है इसकी तीव्रता, इसकी आवृत्ति और इसके समय काल में काफ़ी भिन्नता होती है। और इसी के कारण से जो है यदि एक भाग में आपके देश में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होती है, यानी कि मानसून अनिश्चितताओं से भरा हुआ होता है। बच्चों, इसमें एक शब्द है, एक शब्द क्या 2 शब्द हैं जिसको आपको समझना है। ये देखिए प्रश्न के रूप में है दिया गया। ये प्रश्न क्या है कि मासिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टैग्लेक्टाइट और स्टैग्लेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो स्टैग्लेक्टाइट और स्टैलेक्टाइट ये गुफाएं क्या होती हैं, इसको आप थोड़ा समझ लीजिए। चूँकि ये चित्र है, इस चित्र को आप देख सकते हैं। चूँकि इन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, और वर्षा का जो जल है वो गुफाओं में रिस करके नीचे की ओर गिरता है। तो रिस कर जब पानी नीचे की ओर गिरता है तो उस पानी में जो खनिज पदार्थ हैं वो भी घुल, जैसे चूना पत्थर है, वो घुल करके गुफाओं में नीचे की ओर गिरता है। तो इससे क्या होता है, ये देखिए आप, ये सभी मैंने आकृतियां हैं इसमें दी गई हैं। ये तो गुफाओं में जो है कि
जो पानी का रिसाव होता है उसके साथ जो खनिज भी रिस कर नीचे आते हैं, तो ये खनिज जो है कि कुछ तो गुफाओं के जो छत होती है उससे जो है चिपकने लगते हैं और चिपकते चिपकते जो है नीचे की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह की आकृति का निर्माण होता है। इसको हम लोग स्टैलेक्टाइट कहते हैं, जो गुफाओं के छत से चिपकी हुई खनिजों की आकृति होती है। और कुछ खनिज जो है पानी के साथ धरती पर यानी गुफा की सतह पर गिर जाते हैं तो नीचे से जमना शुरू करते हैं, तो इसको स्टैलेग्माइट कहा जाता है। ये देखिए, ये कितना सुंदर सुंदर जो है चित्र है, इसको स्टैलेग्माइट कहा जाता है। तो ये दो प्रमुख आकृतियां हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में, जो उत्तर पूर्वी भारत में मासी नाम है, वहाँ की गुफाओं यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में बनती हैं। अब आप बच्चों जो है दूसरे टॉपिक पर आएंगे और देखेंगे कि चौथी और अंतिम ऋतु आपके भारत की है जिसको आप शरद ऋतु कहते हैं, और भूगोल की भाषा में रिट्रेटिंग मानसून सीजन कहा जाता है इसे। मानसून की वापसी या परिवर्तनीय मानसून का मौसम। तो अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण जो मानसून गर्त है या निम्न दाब वाला जो क्षेत्र है, गर्त है, वह उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान लेने लगती है। यानी कि यह जो निम्न दाब का क्षेत्र है वो दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाने लगता है, क्योंकि सूर्य अब कर्क रेखा के बजाय जो है मकर रेखा की ओर चमकता है या उसकी स्थिति बदलने लगती है। तो यह जो निम्न दाब का गर्त है वो सूर्य की आभासी गति के कारण से पीछे की ओर जाने लगता है। और जब निम्न वायु का दाब जो है कि उत्तरी भारत में कमज़ोर होगा तो उसकी जगह पर उच्च वायु दाब का क्षेत्र बनना शुरू हो जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून इसलिए शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे यह पीछे की ओर खिसकने लगता है और अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से पूरी तरह से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत वर्षा ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। एक तरह से एक संक्रमण का काल होता है, यानी एक ऋतु से दूसरे ऋतु में परिवर्तन। और आप इसीलिए देखते होंगे कि जब भी ऋतुएं बदलती हैं तो लोग भी जो है बीमार पड़ते हैं, सर्दी जुकाम बुखार इस तरह की दिक्कतें आती हैं। उसकी वजह यही है कि बॉडी मौसम के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास करती है। आपका शरीर मौसम के अनुसार अपने आप को ढालने लगता है। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उन पर इस परिवर्तन का तो प्रभाव कम पड़ता है या नहीं के बराबर पड़ता है, लेकिन जो लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वह इस बदलते मौसम में जल्दी से बीमार हो जाते हैं। फिलहाल आगे देखिए कि इस दौरान दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है, बहुत चिपचिपा होता है, बहुत ही गर्मी पड़ती है, उमस होती है और पसीने लोगों को निकलते हैं। तो इस समय को सामान्यतः क्वार की उमस अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है और अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान फिर धीरे धीरे करके तेज़ी से गिरने लगता है और नवंबर के प्रारंभ में आकर उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था जो है वह खिसककर बंगाल की खाड़ी में स्थानांतरित हो जाती है। और जब बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है तो वहाँ पर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात निम्न वायुदाब का केंद्र होता है।
जिसके चारों तरफ हवाएं चलती हैं। और आपने देखा होगा कि यह जो बंगाल की खाड़ी में निम्न वायुदाब बनता है, उसके कारण वहाँ चक्रवात उत्पन्न होते हैं, जिसे कि आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। इसी के कारण से जो है ये चक्रवात भारत के पूर्वी तट को पार करते हुए भारी वर्षा जो है करते हैं। भारी वर्षा कहाँ करेंगे? जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, जो आंध्र प्रदेश का तटवर्ती इलाका है, जो ये पश्चिम बंगाल है उसके तटवर्ती इलाकों में इन चक्रवातों से, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से भारी तबाही होती है। बच्चों यहाँ पर कुछ मानचित्र भी दिया गया है, जिसको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। भारत में मौसमी वर्षा का यह मानचित्र है। इसमें जो गहरे नीले रंग से दिखाया गया है, बैगनी कलर से, आप देखिए इसको, ये जो है कि 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं, जिसमें आप देख रहे हैं ये हिस्सा है जो आप मेघालय का हिस्सा देख सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा देख सकते हैं, जिसमें असम भी शामिल है, इधर सिक्किम भी है, और उधर जो है पश्चिमी घाट को दिखाया गया है। फिर उसी से लगा हुआ जो है 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा को भी दिखाया गया है। और फिर जैसे जैसे जो हल्का रंग होता जाता है, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा भी आपको कम दिखाई गई है। ये वार्षिक वर्षा का वितरण है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से स्थान है और कब कब वर्षा, मतलब कितने मात्रा में वर्षा होती है। ये जो है कि कुछ कटिंग्स हैं, जिसमें जो है कि ऋतुओं से संबंधित जो अखबार में छपता है, जो भी परिवर्तन होते हैं वो सब जो है कि अब इसमें आपको प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में वर्णित स्थानों तथा ऋतुओं के नाम बताएं। तो अखबार की कटिंग है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जो है कि स्थानों के नाम भी बता सकते हैं। और यदि फ्रीजिंग कश्मीर लिखा है तो इसका मतलब शीत ऋतु की बात की जा रही है, तो आप ऋतु भी लिख सकते हैं। मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना आपको करना है, उसमें अंतर बताना है, ये आपको आगे भी बताया जाएगा अभी। अब थोड़ा सा और इसमें देख लीजिए कि जो गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेश होते हैं, जिसको मैंने बताया आपको कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाके और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती इलाके, उड़ीसा आदि जो क्षेत्र हैं, बांग्लादेश तक भी जो है, इन क्षेत्रों में इन्हीं महीनों में, अक्टूबर नवंबर के महीनों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं। या आप समाचारों में भी देखते हैं कि कितनी जान माल का नुकसान होता है। अब बच्चों आज की क्लास में आपको इतना ही। अब कल की क्लास में आपको इस अध्याय का आखिरी भाग पढ़ाया जाएगा, जिसमें भारत में वर्षा का वितरण बताया जाएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।